आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम पर आप लोगों को जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो या रेलवे ग्रुप डी हो, उन सभी की जो पीडीएफ रहती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट, जूल, न्यूटन या कैलोरी? शक्ति की एसआई इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चों वाट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, एक विद्युत उपकरण द्वारा 10 जूल ऊर्जा 2 सेकंड में खर्च की जाती है, तो इसकी जो शक्ति है वो क्या होगी? 5 वाट, 2 वाट, 10 वाट या 20 वाट? एक विद्युत उपकरण द्वारा 10 जूल ऊर्जा 2 सेकंड में खर्च की जाती है, तो इसकी जो शक्ति होगी वो होगी 5 वाट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न देखेगा, यदि कोई शक्ति 100 वाट है तो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? 100 जूल, 3600 जूल, 1000 जूल या 3600 वाट? यदि कोई शक्ति 100 वाट है तो 1 घंटे में 3600 जूल ऊर्जा खर्च होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सो गाइस इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, किसी वस्तु की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है और उसमें 500 जूल ऊर्जा संग्रहित है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? के ई बराबर 1/2 mv²। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 50 किलोग्राम? आंसर आपका जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति मान लीजिए 1000 जूल ऊर्जा 2 सेकंड में खर्च करता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? 1000 वाट, 2000 वाट, 500 वाट या 2500 वाट? तो उसकी जो ऊर्जा होगी ना, उसकी शक्ति क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। उसकी शक्ति होगी 500 वाट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, कैलोरी या किलोवाट? देखिए ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना ये जूल होता है। जूल यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है? 1000 जूल, 3600 जूल, 36 लाख जूल या 10,000 जूल? 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है? 36 लाख जूल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन बच्चों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी की 2000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, मास्टर पीडीएफ, जिन बच्चों ने नहीं ली है आप इसे ले लीजिए। इस पीडीएफ की प्राइस मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में रखी है। तो जो ही बच्चा इस पीडीएफ को लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि पीडीएफ आपको कैसे क्या क्या लेनी है। अगला प्रश्न हमारा है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा नमा। सो गाइस नमा प्रश्न हमारा रहेगा, नमा प्रश्न है, जब एक बल वस्तु पर कार्य करता है तो ऊर्जा का रूप क्या बदलता है? ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, सभी उपयुक्त? जब एक बल वस्तु पर कार्य करता है मान लीजिए तो ऊर्जा का रूप क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, यदि 2 वस्तुएं समान ऊंचाई से गिरती हैं तो उनका ऊर्जा का रूप क्या होगा? स्थिर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा?
यदि दो वस्तुएं समान ऊंचाई से गिरती हैं तो उनका ऊर्जा का रूप क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि 1 वाट बराबर कितने जूल प्रति सेकंड के बराबर है? 1 जूल प्रति सेकंड, 100 जूल प्रति सेकंड, 10 जूल प्रति सेकंड, 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर कितने जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में क्लास आज की ये पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक वस्तु की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है और उसकी द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? के ई बराबर 1/2 mv², 50 जूल, 100 जूल, 200 जूल या 400 जूल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी कि 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 13वां प्रश्न। सो गाइस 13वां प्रश्न हमारा रहेगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में 20 वोल्ट और 5 एम्पियर का प्रवाह होता है तो शक्ति क्या होगी? 10 वाट, 1000 वाट, 5 वाट या 200 वाट? कितनी होगी? 100 वाट होगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है हमारा 14वां कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, वाट या जूल? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वाट। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 15वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 15वां प्रश्न देखेगा, 15वां प्रश्न हमारा रहेगा, यदि एक इलेक्ट्रिकल उपकरण 500 वाट की शक्ति खपत करता है और उसे 3 घंटे तक चलाया जाता है तो कुल ऊर्जा कितनी खपत होगी? 500 जूल, 1500 जूल, 1500 वाट घंटा या 500 वाट घंटा? 1500 वाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 16वां प्रश्न देखेगा, 16वां प्रश्न हमारा रहेगा, यदि एक 1000 वाट का बल्ब 10 घंटे के लिए जलता है तो कुल ऊर्जा खपत कितनी होगी? 1000 जूल, 10,000 जूल या 10,000 वाट घंटा, 10,000 जूल? मान लीजिए यदि एक 1000 वाट का बल्ब जो है 10 घंटे के लिए जलता है तो कुल ऊर्जा खपत कितनी होगी? 10,000 वाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ताप ऊर्जा? मान लीजिए जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा जो है ना होती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि ऊर्जा का संकेंद्रण और परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा संलयन, ऊर्जा अपव्यय? ऊर्जा का संकेंद्रण और परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। तो गैस इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 19वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गैस 19वां प्रश्न हमारा रहेगा, कोई वस्तु यदि द्रव्यमान 4 किलोग्राम और गति 5 मीटर प्रति सेकंड के साथ है तो उसकी गतिज ऊर्जा के ई कितनी होगी? के ई बराबर 1/2 mv², 50 जूल, 75 जूल, 100 जूल या 25 जूल? आंसर आपका जाएगा 100 जूल के साथ में, यानी सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 21वां प्रश्न, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट, 5000 वाट, 100 वाट या 10 वाट? 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? सो गाइस 1000 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जब कोई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से ताप ऊर्जा में बदलती है
तो इसे क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव, पारगम्यता या धारा प्रभाव। जब कोई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से ताप ऊर्जा में बदलती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तापीय प्रभाव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा, मान लीजिए किसी कंडक्टर के भीतर विद्युत धारा का प्रभाव किस प्रकार के ऊर्जा में बदलता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। किसी कंडक्टर के भीतर विद्युत धारा का प्रभाव तापीय ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 24वां प्रश्न देखेगा। 24वां प्रश्न हमारा है, विद्युत ऊर्जा का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का सबसे सामान्य रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखेगा, 1000 जूल ऊर्जा का कितने किलोवाट घंटे के बराबर होता है भाई? 0.000278 kWh। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 26वां प्रश्न देखेगा। चलिए कुछ गुरुत्वाकर्षण के भी प्रश्न देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण कौन सी शक्ति है? संपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपवर्तक बल या विद्युत बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो है ना ये गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.5 मीटर सेकंड प्रति स्क्वायर, 9.9 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज जो है वो किसने की थी? आइंस्टीन, न्यूटन, हाइपीरियम या गैलीलियो। देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम की जो खोज है ना ये न्यूटन के द्वारा की गई थी। तो न्यूटन ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 29वां प्रश्न देखेगा, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होता है? वस्तु का आकार बढ़ाना, वस्तु को पृथ्वी की सतह पर खींचना, गति को कम करना, वस्तु को ऊपर उठाना। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होता है? वस्तु को पृथ्वी की सतह पर खींचना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर गुरुत्वाकर्षण के बल का सबसे अधिक अनुभव करता है? एक उपग्रह, एक विमान, एक कार या पृथ्वी। आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि पृथ्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, मान लीजिए जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो वह किस दिशा में गिरती है? ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो वह किस दिशा में गिरती है? नीचे की ओर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत वस्तु के किस पर निर्भर करती है? वस्तु का आकार, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का तापमान, वस्तु का रंग। गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 33वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 33वां प्रश्न देखेगा, यदि एक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है तो उस पर क्या बल कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, कोई बल नहीं। यदि एक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है तो उस पर क्या बल कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण क्या होता है? वस्तुएं ऊपर उड़ती हैं, वस्तुएं नीचे गिरती हैं, वस्तुएं स्थिर रहती हैं, वस्तुएं घूमती हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण क्या होता है? वस्तुएं
नीचे गिरती हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, एक वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच किस प्रकार का संबंध है? अव्यक्त, सकारात्मक, नकारात्मक, कोई संबंध नहीं। एक वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच सकारात्मक प्रकार का संबंध है, सकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 36वां प्रश्न देखेगा। 36वां प्रश्न हमारा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल का वह मान जिसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर पृथ्वी पर कार्य करता है तो क्या ये क्या कहलाता है? गुरुत्वीय गुणांक, गुरुत्वाकर्षण निर्देशांक, द्रव्यमान या वजन? तो गाइस ये कहलाता है वजन। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किससे संबंधित है? 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल, एक द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण बल, ऊर्जा का संरक्षण, गति का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है ना 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका वजन कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल बराबर 9.8 N अपॉन kg में। 50 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 49 न्यूटन या 5 न्यूटन? 49 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न हमारा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और दूरी, केवल द्रव्यमान, केवल दूरी या तापमान? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का मान द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 40वां प्रश्न देखेगा। 40वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक वस्तु पृथ्वी पर क्यों गिरती है? उसके आकार के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति के कारण, वस्तु की गति के कारण या वस्तु का तापमान बढ़ने से? गुरुत्वाकर्षण के कारण एक वस्तु पृथ्वी पर क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति के कारण। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं सो गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न क्या है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तभी क्यों महसूस किया जाता है जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के पास होती हैं? क्योंकि दोनों का तापमान बराबर होता है, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान बड़ा होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के लिए दूरी को कम करना होता है, डी है क्योंकि वे स्थिर होती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के लिए दूरी को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, उपग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी का आकार, उपग्रह की गति। उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा? सभी वस्तुएं स्थिर रहेगी, सभी वस्तुएं ऊपर उठ जाएंगी, सभी वस्तुएं घूमने लगेंगी, सभी वस्तुएं इधर उधर बिखर जाएंगी। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा? सभी वस्तुएं ऊपर उठ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल क्यों कम होता है? क्योंकि वहां कोई हवा नहीं होती, बी है क्योंकि वहां द्रव्यमान कम होता है, सी है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां तापमान अधिक होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल क्यों कम होता है? क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, उपग्रह का गति कैसे प्रभावित होती है जब वह पृथ्वी से दूर हो जाता है? उसकी गति बढ़ जाती है,
उसकी गति घट जाती है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी गति अनियमित होती है। आंसर जाएगा उसकी गति घट जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ है। 46वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 46वां प्रश्न देखेगा। अब देखिए यहां से आपके दबाव के प्रश्न जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 2-3 टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं साइंस के डेली। दबाव का एसआई की इकाई क्या होती है? न्यूटन, पास्कल, जूल या वाट? दबाव की एसआई इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चों पास्कल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 10 N बल 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लगाया जाता है तो उस पर दबाव कितना होगा? तो गाइस उसमें दबाव होगा 5 PA। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, दबाव को किसके द्वारा मापते हैं? थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या पेडोमीटर? दबाव को किसके द्वारा मापते हैं? सो गाइस दबाव को मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 49वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 49वां प्रश्न रहेगा हमारा कि एक पतली नली में पानी ऊपर उड़ता है, यह घटना किसके कारण होती है? दबाव, विस्कोसिटी गुरुत्वाकर्षण या कैपिलरी क्रिया? एक पतली नली में पानी ऊपर उड़ता है, यह घटना कैपिलरी क्रिया के कारण होती है। कैपिलरी क्रिया ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यदि किसी वस्तु के ऊपर बल कम किया जाए तो उसका दबाव क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, बदलता नहीं है? यदि किसी वस्तु के ऊपर बल कम किया जाए तो उसका दबाव घटेगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दबाव को किसे प्रभावित करता है? दबाव को किसे प्रभावित करता है? बल और क्षेत्रफल, बल और समय, तापमान और घनत्व, गति और घनत्व? दबाव को किसे प्रभावित करता है? बल और क्षेत्रफल। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? दबाव का मान क्या होता है जब वह समान होता है लेकिन क्षेत्रफल बढ़ जाता है? दबाव बढ़ेगा, दबाव घटेगा, दबाव समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दबाव घटेगा। वी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, समुद्र तल पर दबाव कितनी ऊंचाई पर सबसे अधिक होता है? 100 मीटर, 0 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर? समुद्र तल पर दबाव कितनी ऊंचाई पर सबसे अधिक होता है? 0 मीटर समुद्र तल पर। ये वाला तो नहीं है, दबाव घटेगा। 0 मीटर। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न रहेगा, वायुमंडलीय दबाव किससे संबंधित होता है? बल और क्षेत्रफल, वायुमंडल के कणों के आंदोलन, गुरुत्वाकर्षण बल, इन सभी से? वायुमंडलीय दबाव किससे संबंधित होता है? तो इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, किसी द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, द्रव के अंदर, सभी दिशा में समान रूप से? किसी द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? सभी दिशा में समान रूप से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर अधिक दबाव डाला जाता है तो वह वस्तु क्या करती है? फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, लचीली हो जाती है या गति बढ़ जाती है? जब किसी वस्तु पर अधिक दबाव डाला जाता है तो वह वस्तु सिकुड़ जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न, यदि किसी स्थान पर वायुमंडलीय दबाव 1000 हेक्टोपास्कल है तो वह दबाव कितना किलो पास्कल होगा? 100 kPa। 100 kPa ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा।
अगला प्रश्न है हाइड्रोस्टैटिक दबाव किस में होता है, ठोस, द्रव, गैस या हवा। तो हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो है ना द्रव में होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, एक तरल के अंदर दबाव कैसे बढ़ता है, तरल के घनत्व में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, बल में वृद्धि से या इन सभी से। एक तरल के अंदर दबाव कैसे बढ़ता है, इन सभी से। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, पानी में दबाव की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है, पानी की सतह पर, पानी की गहराई में, पानी के बीच में, पानी के तल में। तो पानी में दबाव की अधिकतम मात्रा पानी की गहराई में होती है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, गैसों में दबाव का मुख्य कारण क्या होता है। गैस के अणुओं का एक दूसरे से टकराना, गैस का तापमान, गैस का घनत्व, गैस का आकार। गैसों में दबाव का मुख्य कारण होता है गैस के अणुओं का एक दूसरे से टकराना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, दबाव और क्षेत्रफल के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, अनुलंब, अनुपाती, प्रत्यक्ष या उल्टा। दबाव और क्षेत्रफल के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, अनुपाती होता है। तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, मान लीजिए यदि एक गिलास पानी के ऊपर एक भारी वस्तु रखी जाती है तो वह वस्तु पानी के दबाव में क्या बदलाव करती है, दबाव बढ़ा देगी, दबाव घटा देगी, दबाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दबाव को संतुलित कर देती है। तो राइट आंसर की बात करूं अगर मैं, दबाव बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा कि किस उपकरण से वायुमंडलीय दबाव मापते हैं, बैरोमीटर, थर्मामीटर, मैनोमीटर या एरोमीटर। किस उपकरण से वायुमंडलीय दबाव मापते हैं, बैरोमीटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, दबाव का माप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सही है, वाटर ट्रॉली, स्केल, मैनोमीटर या बैरोमीटर। दबाव का माप करने के लिए मैनोमीटर उपकरण सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि एक पास्कल का मान कितना होता है भाई। सो गाइस एक पास्कल का मान होता है एक N/m²। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये वो प्रश्न है जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है एग्जाम के लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि द्रव गतिशीलता में दबाव किस प्रकार काम करता है, गति के अनुसार बढ़ता है, दिशा के अनुसार बढ़ता है, गति के साथ घटता है, कोई प्रभाव नहीं डालता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर जाएगा गति के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, कोई गैस यदि दबाव बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या अनिश्चित रहेगा। कोई गैस यदि दबाव बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम जो है ना घटेगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, एक वस्तु पर एक सर्कुलर क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है तो दबाव का माप क्या होता है, बल आधार, बल अपॉन व्यास स्क्वायर, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन सतह। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर जाएगा बल अपॉन क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जब कोई द्रव एक सरकरी नली से बहता है तो उसकी गति क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या अनिश्चित होगी। तो उसकी जो गति है ना गाइस वो बढ़ेगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा,
ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में सबसे तेज होता है? गैस, तरल, ठोस या वायु? सो गाइस, ध्वनि का प्रसार जो है ना ठोस माध्यम में सबसे तेज होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ध्वनि की गति का सामान्य मान वायु में कितना होता है भाई? 300 मीटर प्रति सेकंड, 340 मीटर प्रति सेकंड, 360 मीटर प्रति सेकंड, 1200 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति का सामान्य मान वायु में कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकंड। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न रहेगा, ध्वनि की लहरों की प्रकृति क्या है? यांत्रिक और लंबी लहर, यांत्रिक और क्रॉस लहर, विद्युत चुंबकीय और लंबी लहर, यांत्रिक और ट्रांसवर्स लहर। ध्वनि की लहरों की प्रकृति क्या है? यांत्रिक और लंबी लहर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ध्वनि के द्वारा कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है? स्थान, गति, पदार्थ का तापमान, उपयुक्त सभी। ध्वनि के द्वारा स्थान, गति, पदार्थ का तापमान, ये सभी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न रहेगा, ध्वनि का कौन सा गुण मानव कान से सुनने योग्य होता है? आयाम, आवृत्ति, विकिरण या गति। ध्वनि का कौन सा गुण मानव कान में सुनने योग्य होता है? आवृत्ति। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस पदार्थ में होती है? जल, वायु, कांच या लोहा? देखिए, ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है ना ये लोहा में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्वनि के प्रसार के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम कौन सा है? शून्य, वायु, पानी या ठोस पदार्थ? ध्वनि के प्रसार के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है वायु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 78वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 78वां प्रश्न देखेगा, संगीत वाद्य यंत्रों में ध्वनि का उत्पादन किस प्रकार होता है? विद्युत कंपन द्वारा, यांत्रिक कंपन द्वारा, तापीय कंपन द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। संगीत वाद्य यंत्रों में ध्वनि का उत्पादन यांत्रिक कंपन द्वारा होता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ध्वनि की अधिकतम आवृत्ति क्या है जिसे मानव कान सुन सकता है? ध्वनि की अधिकतम आवृत्ति 20 kHz है जिसे मानव कान सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ध्वनि में किस गुण को बदलने से हम उसकी तीव्रता बढ़ा सकते हैं? आयाम, आवृत्ति, गति, उपयुक्त सभी। ध्वनि में किस गुण को बदलने से हम उसकी तीव्रता बढ़ा सकते हैं? आयाम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ध्वनि की गति में परिवर्तन किसके आधार पर होता है? तापमान, दबाव, घनत्व, उपयुक्त सभी। देखिए, ध्वनि की गति में परिवर्तन तापमान के आधार पर होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ध्वनि की आवृत्ति कितने हर्ट्ज के बीच में होती है भाई? ध्वनि की आवृत्ति जो है ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, हाई पिच उच्च स्वर ध्वनि का उदाहरण क्या हो सकता है? ड्रम की आवाज, बीन की आवाज, बधाई घंटी की आवाज, शंख की आवाज। हाई पिच उच्च स्वर ध्वनि का उदाहरण क्या हो सकता है? वीन की आवाज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति का पता किस उपकरण से लगाया जाता है? थर्मामीटर, वोल्टमीटर, साउंड मीटर या स्टेथोस्कोप। ध्वनि की गति का पता साउंड मीटर से लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
सी के साथ में। 85वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 85वां प्रश्न हमारा रहेगा कि ध्वनि की तीव्रता का माप क्या कहलाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, वाट या मीटर? ध्वनि की तीव्रता का माप कहलाता है डेसिबल। तो डेसिबल ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा ध्वनि का प्रसार किसकी मदद से होता है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? ध्वनि का प्रसार जो है ना यांत्रिक ऊर्जा की मदद से होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न है ध्वनि को किस रूप में सुन सकते हैं? विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक कंपन, विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश ऊर्जा? ध्वनि को किस रूप में सुन सकते हैं? तो ध्वनि को यांत्रिक कंपन में सुन सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा ध्वनि की लहरें किस प्रकार की होती हैं? लंबी लहरें, क्रॉस लहरें, ट्रांसफर लहरें या स्टैटिक लहरें? ध्वनि की लहरें किस प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि की लहरें लंबी लहरें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा यदि एक ध्वनि की तीव्रता में 10 डेसिबल का परिवर्तन होता है तो तीव्रता में कितनी गुना वृद्धि होती है? 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना या 100 गुना? 10 गुना की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक क्या है? जलवायु, तापमान, घनत्व, उपयुक्त सभी? ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है भाई? ध्वनि की गति हवा में लगभग 330 m/s होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? तापमान, माध्यम के गुणांक, अंतरिक्ष का घनत्व, किसी पर निर्भर नहीं? विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति किसी पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा लहर का तरंग दैर्घ्य वह है लहर की गति, लहर की आवृत्ति, 2 उच्चतम बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 न्यूनतम बिंदुओं के बीच की दूरी। लहर का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 2 उच्चतम बिंदुओं के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। ध्वनि तरंगों का प्रसार किस माध्यम में होता है? ठोस, द्रव, गैस या उपरोक्त सभी? ध्वनि तरंगों का प्रसार जो है ना ठोस, द्रव, गैस इन सभी से होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा लहर की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का संबंध क्या होता है? लहर और आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का संबंध होता है जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है तरंग दैर्घ्य घटता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा प्रकाश की गति का मान क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा लहर का विस्थापन किसे कहते हैं भाई? तरंगों की दिशा में गति, एक लहर से दूसरी लहर का प्रभाव, लहरों द्वारा उत्पन्न कणों की गति, लहरों का सामान्य मार्ग। लहरों का विस्थापन किसे कहते हैं? लहरों द्वारा उत्पन्न कणों की गति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा ध्वनि की तरंगे किस प्रकार की होती है? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या ग्रेविटेशनल तरंगे? उपयुक्त सभी। ध्वनि की तरंगे कैसी होती हैं? यांत्रिक तरंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा
अगला प्रश्न है कि जब दो लहरें एक दूसरे से मिलकर एक लहर का निर्माण करती हैं तो इसे क्या कहते हैं? विकिरण, प्रसार, अभिसरण या संक्षिप्तीकरण? जब दो लहरें एक दूसरे से मिलकर एक लहर का निर्माण करती हैं तो अभिसरण होता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि एक लहर का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका तरंग दर 2 मीटर, तो उसकी गति क्या होगी? सो गाइस उसकी गति जो है ना 100 m/s होगी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर आप लोगों को आज की एक क्लास वाकई में पसंद आई हो, हमारी मेहनत अगर पसंद आई हो आप लोगों को, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन बच्चों ने अभी तक 2000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, मास्टर पीडीएफ, उस पीडीएफ को अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग, ऑफर सीमित समय के लिए है। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।